Alright, so today we are going to start with the combination. Probability तक पहुंचने के लिए हमें कॉम्बिनेशन भी पढ़ना पड़ेगा. वी आर डन विद द परमुटेशन. पीछे हमने 2 लेक्चर्स परमुटेशन के हवाले से कर लिए हैं और अब हम लोग कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं. जी हाँ, ये बिल्कुल वही टॉपिक है जो आप लोग बचपन में फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हुए हैं, लेकिन चूंकि हमने चॉइस में छोड़ा था इसलिए हमें आज इसको दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है. सो जब मैंने परमुटेशन की डेफिनेशन आपको बताई थी तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इसका डिफरेंस विद द कॉम्बिनेशन डिस्कस करूंगा उस वक्त जब मैं आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ आइटम्स वेयर द ऑर्डर डजंट मैटर. यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता, और यही वो जुमला था जो मैंने परमुटेशन में लिखा हुआ था, और वहां पे क्या लिखा हुआ था कि ऑर्डर मैटर्स. वहां पे ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता. ठीक है जी. और दिस इज, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ भी है, दिस इज इन कंट्रास्ट टू परमुटेशन वेयर द ऑर्डर डज मैटर. वहां मैंने पहले भी इसके ऊपर फोकस करके आ चुका हूँ, दोबारा यहाँ पे इस वर्ड के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करता है जबकि कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता. एंड हियर इज द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्बिनेशन. अगर आप गौर करें तो कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के फॉर्मूले में सिर्फ एक चीज का फर्क है, और वो चीज आपको डेफिनेट सी बात है कि नजर भी आ रही होगी. दिस आर फैक्टोरियल. ये आर फैक्टोरियल किसकी वजह से है? ऑर्डर डजंट मैटर. ऑर्डर मैटर नहीं करता. इससे पहले जब हम लोग परमुटेशन का फॉर्मूला पढ़कर आए हुए हैं वो क्या था? एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. अब यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल के बाद आर फैक्टोरियल भी मौजूद है. ओके जी, आइए जरा सवाल करने की कोशिश करते हैं. अच्छा, एक चीज और देख लीजिएगा कि कॉम्बिनेशन को इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो कुछ किताबों में ऐसा लिखा जाता है और कुछ किताबों में एनसीआर के नाम से इसको जाना जाता है. तो दोनों तरीके का बिल्कुल सही है, इसमें कोई कबाहत नहीं है. ये हमारे पास पहला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 11, और नीचे लिखा हुआ है 5. इसीलिए इसको पढ़ते हैं 11C5, यानी कि यू आर सपोज टू टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ 11C5. आपने सिर्फ 11C5 मालूम करना है. ऊपर वाली वैल्यू n कहलाती है और नीचे वाली वैल्यू r कहलाती है. इस एतबार से मेरे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और ये है मेरे पास n माइनस r फैक्टोरियल. ठीक है जी. आई जस्ट सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यूज. n की जगह पर 11 लिखा है, r की जगह पर 5 लिखा है. कैलकुलेट किया. अगेन ये बात पुरानी फैक्टोरियल के अंदर हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि इसको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, वहां तक एक्सपेंड कीजिए जहां तक ये कट सके. तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो मैंने इसलिए इसको 6 फैक्टोरियल तक ही एक्सपेंड किया था. और उसके बाद मेरे पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 462. दिस इज क्वाइट सिंपल. आइए अब जरा इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, क्योंकि पीछे हम लोग परमुटेशन के अंदर काफी ज्यादा कैलकुलेशंस करके आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे मैं कैलकुलेशन पे फोकस नहीं कर रहा हूँ. पहला सवाल है, हाउ मेनी मैचेस कैन बी प्लेड अमंग 5 क्रिकेट टीम्स इफ ईच टीम हैज टू प्ले वंस अगेंस्ट ईच अदर. सवाल यह है कि हमारे पास 5 क्रिकेट टीम्स हैं. अब वो आपस में मैच खेलना चाहती हैं. शर्त यह है कि एक टीम किसी दूसरी टीम के साथ कोई एक ही मैच खेल सकती है. तो आप बताइए कि कितने मैचेस पॉसिबल हैं. अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टीम्स कितनी है. वी आर हैविंग 5 टीम्स. और मुझे एक बात बताइए कि एक मैच में कितनी टीम्स मद्दे मुकाबल होती हैं? तो दो टीमें एक साथ खेल सकती हैं. तो 5C2 यानी कि 5 कॉम्बिनेशन मैंने 2 अप्लाई किया है. तो फॉर्मूले के हिसाब से n फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 2 फैक्टोरियल, और उसके बाद ब्रैकेट में होता है n माइनस r फैक्टोरियल. n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 2, एंड 5 माइनस 2 बिकम्स 3 फैक्टोरियल. कैलकुलेशन करी तो पता चला कि 10 मैचेस पॉसिबल हैं. इसको समझने के लिए मिसाल ले लेते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास 5 टीम्स हैं. एक टीम है ए, दूसरी टीम है बी, सी, डी और ई. ठीक है जी. अब अगर देखा जाए तो ए टीम 4 मैचेस खेलेगी. वो कौन कौन से मैचेस होंगे? बी के खिलाफ मैच होगा, सी के खिलाफ मैच होगा, डी के खिलाफ मैच होगा और ई के खिलाफ मैच होगा. फाइन. इफ आई टॉक अबाउट द बी, अब बी टीम जो है वो कितने मैचेस खेलेगी? मैं इसके साथ लिखूंगा 3 मैचेस, क्योंकि बी सी के खिलाफ मैच खेलेगी, डी के खिलाफ मैच खेलेगी और ई के खिलाफ मैच खेलेगी. अब एक सवाल ही पैदा होता है कि बी टीम ए के खिलाफ मैच क्यों नहीं खेल रही? क्योंकि वो यहाँ पे कवर हो चुकी. ठीक है जी. नाउ इफ आई टॉक अबाउट द सी टीम, तो सी टीम मैच खेलेगी डी के खिलाफ और ई के खिलाफ.
अब सवाल ये पैदा होता है कि सी टीम जो है वो बी और ए के खिलाफ मैच क्यों नहीं खेल रही, वो यहाँ पे खेल के आ चुकी है। ये बी और सी का मैच हो चुका, ये ए और सी का मैच हो चुका है, ठीक है ना। अगर इफ आई टॉक अबाउट डी टीम, तो डी टीम सिर्फ और सिर्फ ई के साथ मेंशन की जाएगी, क्योंकि ये डी टीम यहाँ पर सी के साथ मैच खेल के आ चुकी है, ये डी टीम बी के साथ मैच खेल के आ चुकी है, और ये डी टीम ए के साथ मैच खेल के आ चुकी है। तो कितने मैचेस हुए? चार, तीन सात, सात और दो नौ, और एक ये 10। दैट्स हाउ इट्स वर्किंग। ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज The next question is, a department in a college consists of three professors and six students. A study tour is to be arranged. यानी कि सवाल का मतलब ये कि एक कॉलेज के डिपार्टमेंट के अंदर तीन प्रोफेसर हैं और छह स्टूडेंट्स हैं। अब वो एक स्टडी टूर अरेंज करना चाहते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ पार्टी ऑफ 5 टूरिस्ट बी चूजन सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट वन प्रोफेसर। अब पार्टी में जाना चाह रहे हैं वो लोग, उन्होंने पार्टी बनानी है, उस पर चूज कितने लोग करने हैं? 5। देखा जाए तो कितने लोग हैं? 3 और 6 9। 9 में से 5 लोगों को उसको चूज करना है, ठीक है। और शर्त क्या लगा दी है कि अ पार्टी ऑफ 5 टूरिस्ट भी चूजिंग सो एज टू इंक्लूड एटलीस्ट वन प्रोफेसर। कम अज कम एक प्रोफेसर होना चाहिए। अब यहाँ पर दो वर्ड्स इंट्रोड्यूस करवाऊंगा मैं। इस सवाल में एटलीस्ट का वर्ड आ रहा है, आगे जाके शायद एटमोस्ट का वर्ड आएगा। देखिए, एटलीस्ट का मतलब होता है कम अज कम, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है जी। अब सवाल में वो ये बोल रहे हैं कि आपने एक पार्टी अरेंज करनी है जिसमें 5 लोग जाएंगे, उसमें कम से कम एक बंदा प्रोफेसर होगा। अब अगर आप गौर करें तो कॉम्बिनेशंस क्या बन सकते हैं कि आपने एक प्रोफेसर रखा, 4 स्टूडेंट रख दिए, क्योंकि 5 लोग पूरे करने थे आपने। कम से कम एक प्रोफेसर हो सकता था ना, हो सकता है कि 2 प्रोफेसर हो। अगर आपने 2 प्रोफेसर रखे तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? अब 3। और हो सकता है कि आपने 3 प्रोफेसर रखे हो तो स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 2। अच्छा, अगला एक कॉम्बिनेशन ये भी तो पॉसिबल था कि 4 प्रोफेसर हो सकते थे और एक स्टूडेंट। लेकिन ये कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि मेरे पास टोटल प्रोफेसर कितने हैं? 3। अगर तो मेरे पास प्रोफेसर ज्यादा होते तो मैं वो वाला कॉम्बिनेशन भी बनाता, यानी कि 4 प्रोफेसर एक स्टूडेंट, और मैं ये कॉम्बिनेशन भी बनाता कि 5 प्रोफेसर 0 स्टूडेंट। हमारे पाकिस्तान में तो खैर यही होता है, लेकिन लेकिन उमूमी तौर पे बहरहाल, तो 5 प्रोफेसर 0 स्टूडेंट। तो खैर हमारे पास यहाँ पे प्रोफेसर 3 ही थे, इसलिए मैंने क्या किया कि 3 प्रोफेसर और 2 स्टूडेंट की जोड़ी भी मैंने बना दी है। अच्छा, अब देखिए ये यहाँ लगाया हुआ है, और या तो ये कॉम्बिनेशन होगा और ये कॉम्बिनेशन होगा, या फिर ये कॉम्बिनेशन होगा। 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। अब इसको लिखने का अंदाज क्या होगा? एक प्रोफेसर चूज करना है, मौजूद कितने हैं? 3। तो ये क्या बन जाएगा? 3C1। इसके साथ साथ डॉट लगा हुआ है कि 3 में से एक प्रोफेसर चूज करो, एंड क्या करो? 6 में से 6 स्टूडेंट में से कितने चूज करो? 4 स्टूडेंट चूज करो। एक जोड़ी मेरी ये हो जाएगी, अगली जोड़ी मेरी ये है कि 3 में से 2 प्रोफेसर चूज करो और 6 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट को चूज करो। एक जोड़ी ये हो जाएगी। या तीसरी जोड़ी मेरे पास ये हो सकती है कि 3 में से तीनों प्रोफेसर को चूज किया जाए और 6 में से 2 स्टूडेंट को चूज किया जाए। ये कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। देखिए मैंने क्या बताया, और के लिए हम लोग क्या साइन सिंबल इस्तेमाल करते हैं? प्लस। ये वाला कॉम्बिनेशन प्लस ये वाला कॉम्बिनेशन प्लस ये वाला कॉम्बिनेशन। सो कुल मिलाकर अगर आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट 120 फॉर दिस वन। ये चीज का ख्याल रखिएगा कि ये अपॉन नहीं लगा हुआ, ये 3C1 है, दिस इज 3 कॉम्बिनेशन 1। स्टूडेंट यूज्ड टू गेट कंफ्यूज अबाउट इट कि 3/1 शायद लिखा हुआ है, ऐसा कोई सीन नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सवाल कहता है कि इन हाउ मेनी वेज, कितने तरीकों से, अब कैन अ पार्टी ऑफ 5 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स बी फॉर्म आउट ऑफ 18 स्टूडेंट एंड 6 टीचर्स। ये सवाल अभी पीछे भी हम लोग कर कर आए हुए हैं। अब की बार हमें एक पार्टी बनानी है जिसमें 5 स्टूडेंट्स होने चाहिए और 4 टीचर्स होने चाहिए। हमारे पास मौजूद कितने हैं? कैंडिडेट्स कितने हैं? हमारे पास 18 स्टूडेंट्स मौजूद हैं और 6 टीचर्स मौजूद हैं। आसान अल्फाज में बात करूं तो मुझे स्टूडेंट्स में से क्या करना है? 18 में से कोई से 5 स्टूडेंट्स को चूज करना है और 6 टीचर्स में से 4 टीचर्स को चूज करना है। बहुत सिंपल है। तो मैंने क्या किया, 18C5
क्योंकि मैंने 18 में से 5 स्टूडेंट्स को चूज कर लिया, एंड 64 मैंने 6 टीचर्स में से 4 टीचर्स को चूज कर लिया, इसको सॉल्व किया एंड आई गॉट 128,520। इतने कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड अ सिंपल क्वेश्चन। इस सवाल में हम टेस्ट कर रहे हैं कि क्या हमें कॉम्बिनेशन निकालना आता है या फिर नहीं आता। यहाँ पे 12C10 निकालना था हमने। फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। आर की वैल्यू कितनी है, 10 फैक्टोरियल, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 12 माइनस 10 फैक्टोरियल, क्योंकि ये क्या था हमारे पास, n माइनस आर फैक्टोरियल। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। वी हैव टू फाइंड 20C17। n की वैल्यू 20 हो जाएगी, r की वैल्यू 17 हो जाएगी। सॉल्व इट। और इसमें अगेन अच्छा नहीं, आई गेस के सोल्यूशन इज बिट डिफरेंट। सोल्यूशन इज बिट डिफरेंट। सवाल ये वाला है 12C3। 12C3 ये गलत हो गया है सवाल। यहाँ पे हो जाएगा ये 12C3। सो n की वैल्यू 12 हो जाएगी और r की वैल्यू 3 हो जाएगी। सो आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज को, यू विल गेट योर आंसर। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा अब देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट सवाल आ रहा है, इस सवाल को समझिएगा। आपको NC2 की वैल्यू दी हुई है 21 एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको NC2 की वैल्यू 21 दी हुई है। अच्छा अब अगर आप इसको फॉर्मूले के हिसाब से खोलें तो ये क्या खुलेगा, n फैक्टोरियल, ठीक है जी, डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। r की वैल्यू कितनी है, 2 फैक्टोरियल, ठीक है जी, r की जगह पर 2 आ गया। और फॉर्मूले में क्या होता है, n माइनस आर का होल फैक्टोरियल। r की वैल्यू 2 थी तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल। फाइन। अब देखिए सवाल उस वक्त तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक आप फैक्टोरियल को रिमूव नहीं कर देते। तो इसका मतलब ये कि यू आर सपोज टू रिमूव फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल के बारे में आपको पता ना कि माइनस हो रहा होता है। अब ये n फैक्टोरियल है, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल है, पीछे कौन से लेके जाना पड़ेगा, हमें लेके जाना पड़ेगा n फैक्टोरियल को पीछे लेके जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं n फैक्टोरियल को एक्सपेंड करूं तो उसमें से क्या निकलेगा, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। ये देखिए मैंने इसको एक्सपेंड किया है। ये मैंने n माइनस 2 फैक्टोरियल तक क्यों एक्सपेंड किया, ताकि मैं n माइनस 2 फैक्टोरियल को n माइनस 2 फैक्टोरियल से काट सकूं। जब आप इस फैक्टोरियल को काट देंगे, नाउ इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब आपके पास ये एक सवाल आ गया, 2 फैक्टोरियल का मसला कोई नहीं है, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2। ये बन जाएगा n इंटू n माइनस 1/2। ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर जाएगा। अच्छा ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, NC2 की वैल्यू गिवन थी, दैट वाज 21। 21 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट बिकम्स 42। और ये क्या बन चुका था, n स्क्वायर। n को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये n बन गया। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। आसान तरीके का है मिडिल टर्म ब्रेक फैक्टर का। आप इसके फैक्टर्स बना लीजिए, उसे सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको वो नहीं आता तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। वेल इसका आसान तरीका क्या है कि मैंने इसके माइनस का 7n प्लस का 6n, इसके दो फैक्टर्स बनाए, इन दोनों में से n कॉमन आया, ये आ गया n-7। इन दोनों में से 6 कॉमन आया, यहाँ पे भी आ गया n-7। इन दोनों में से n-7 कॉमन आया, लिख दिया। क्या बचा मेरे पास, यहाँ से n बचा और यहाँ से 6 बचा। तो यहाँ लिख दिया मैंने n प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और मैंने यहाँ पे लिखा n-7 इज इक्वल टू 0। माइनस का 7 वहां पे चला गया और प्लस का 7 आ गया। अब एक सवाल यहाँ पे रह गई है, एक बात यहाँ पे रह गई है कि ये भी तो होना चाहिए था, यानी कि n प्लस 6 इज इक्वल टू 0 भी तो होना चाहिए था। बिल्कुल होगा, लेकिन मसला क्या है कि n क्या आ जाएगा, माइनस का 6। और n की वैल्यू कैन नेवर बी नेगेटिव, दैट्स व्हाई n इज इक्वल टू 7 इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल में करना क्या था कि यू आर सपोज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको दिया हुआ है NC5 और NC4 और कहा गया है कि ये दोनों बराबर है। ये दोनों बराबर कब होंगे, तो उसके लिए आपने n की वैल्यू मालूम करनी है। NC5 का फॉर्मूला खोल दीजिए। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल। एंड व्हाट इज r इन दिस केस, 5। 5 फैक्टोरियल आ गया है। और क्या आ जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल, ये हो जाएगा n माइनस 5 का होल फैक्टोरियल। सीधे हाथ पे क्या होगा, n की वैल्यू n है और r की वैल्यू 4 है। और सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन द फॉर्मूला, यू विल गेट n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 4 फैक्टोरियल। मैंने फिर पहले भी पिछले सवाल में भी ये बात की थी कि जब तक आप फैक्टोरियल को रिमूव नहीं करेंगे आपका सवाल सॉल्व होना इंतहाई मुश्किल काम है। फैक्टोरियल कौन सा वाला, जो n के साथ लगा हुआ है, बाकी सब तो आसान है।
तो आसान सी बात यह है कि n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया है, और मैंने क्या किया, इस 5 फैक्टोरियल को ओपन किया, तो 5 फैक्टोरियल में से क्या निकला, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ठीक है जी, 4 फैक्टोरियल मैंने अपनी जगह पे लिखे रहने दिया, और इस n-4 फैक्टोरियल को मैंने और एक्सपेंड किया, ये हो जाएगा n-4 इंटू n-5 का फैक्टोरियल। तो फायदा क्या हुआ, इस 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट गया, n-5 फैक्टोरियल से n-5 फैक्टोरियल कट गया, मेरे पास क्या बचा, 1/5 इज इक्वल टू 1/n-4। ये n-4 यहाँ पे चला गया, 5 यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये बन जाएगा n-4 इज इक्वल टू 5, माइनस का 4 सीधे हाथ पे जाएगा, 5 प्लस 4 बिकम्स 9। सो n की वैल्यू आ गई है 9। अच्छा, इन ऑर्डर टू वेरीफाई योर आंसर आप क्या करें, यहाँ पे n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिए, आप देख लीजिए कि NC5 का आंसर निकालें या फिर आप NC4 का आंसर निकालें, बोथ विल बी सेम। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मेंबर ऑफ अ क्लब द मेंबर्स ऑफ अ क्लब आर 12 बॉयज एंड 8 गर्ल्स। तो ये क्लब है, उसमें 12 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। इन हाउ मेनी वेज, कितने अंदाज से, पहली बात क्या है, अ कमेटी ऑफ 5 मेंबर्स दी फॉर्म, 5 लोगों की कमेटी बनानी है। अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई हुई कि कितने लड़के होंगे और कितनी लड़कियां होंगी, तो सवाल बताया आसान लग रहा है। और दूसरा सवाल इसमें ये बताया गया है कि अ कमेटी ऑफ 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी फॉर्म। यहाँ पे we have to be specific about the number of boys and the girls, कि 4 लड़के होने चाहिए और 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो पहला सवाल तो बहुत आसान सा है कि आप और कर लीजिए कि 12 बॉयज और 8 गर्ल्स का मतलब टोटल कैंडिडेट्स कितने हो गए, 20। 20 में से चूज कितने करने हैं हमने, 5। एज सिंपल एज दैट। तो आप 20C5 मालूम कर दीजिए, तो यू विल गेट 15504। एज सिंपल एज दैट। अगला पार्ट बहुत आसान सा है, 4 लड़के होने चाहिए और 3 लड़कियां। तो 12 बॉयज में से 4 बॉयज को चूज करना है, तो 12C4 हो जाएगा, और 8 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को चूज करना है, तो 8C3 हो जाएगा। 12C4 and 8C3, substitute these values in the formula and you will get your answer by S27720। all right, moving forward towards the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है कि a box contains 7 red balls and 6 black balls। एक बॉक्स है, उसमें 7 लाल गेंदे हैं, बॉल्स, और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन 5 बॉल्स बी सिलेक्टेड सच दैट एग्जैक्टली 3 आर रेड। गौर कीजिएगा जरा कि 7 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं, 5 बॉल्स हमने निकालनी है, और इस अंदाज से निकालिएगा कि एग्जैक्टली 3 रेड बॉल्स आए। अब सवाल समझिएगा कि 5 बॉल्स निकालनी है, अगर 3 बॉल्स लाल आएंगी तो ब्लैक कितनी आएंगी, 2। तो अब सवाल ये बन गया कि 3 लाल बॉल्स होनी चाहिए और 2 ब्लैक बॉल्स होनी चाहिए। तो इसका तरीका हमने सीखा हुआ है कि 7 रेड थी तो 7 चूज 3, यानी कि 7C3 हो जाएगा, और 6C2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर एज 525। Moving forward towards the next question, there are 11 men and 9 women members of a club। एक क्लब है, उसमें 11 मर्द हैं और 9 खवातीन हैं। हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 8 मेंबर्स कैन बी फॉर्म्ड हैविंग। 8 लोगों की कमेटी बनानी है, उसके बाद 3 मुख्तलिफ अंदाज दिए हुए हैं, उन अंदाज को देख लेते हैं। पहला अंदाज ही कहता है कि एग्जैक्टली 5 मैन, 5 मर्द होने चाहिए। अच्छा, कमेटी बनानी कितने लोगों की, 8 लोगों की। अब आसान सी बात है, अगर 8 में से 5 मर्द हैं तो फिर 3 कौन हुई, खवातीन। तो आराम से चूज कर लीजिए आप, 11 में से 5 मर्द हो जाएंगे और 9 में से 3 खवातीन हो जाएंगे। तो 11C5 इंटू 9C3, आपके पास आंसर आ जाएगा 38808। अगला केस क्या है, एट मोस्ट 5 हुई। अब देखिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल हुआ एट मोस्ट का, मैंने पीछे एटलीस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया था। एटलीस्ट का मतलब है मिनिमम, कम से कम। एट मोस्ट का मतलब है मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट 5 वुमेन, अब इसमें 4 या 5 केसेस पॉसिबल है। एट मोस्ट 5 का मतलब है कि 5 औरतें मैक्सिमम हो सकती हैं। तो कम से कम कितनी हो सकती हैं, हो सकता है कोई भी ना हो, हो सकता है कोई भी ना हो। समझिएगा जरा इस केस को। तो पहले तो हो जाएगा, उल्टा शुरू करते हैं। एट मोस्ट 5 वुमेन ना,
आई जी 5 औरतें हमने चूज कर ली। अगर 9 में से 5 औरतों को चूज किया है, कमेटी बनानी थी 8 लोगों की, तो मर्द कितने चूज होंगे? 3। कितने में से? 11 में से। तो 11C3 आ गया। ये पहला केस था। और प्लस का मतलब क्या है? और उसने क्या कहा था? मैक्सिमम 5 औरतें चूज करनी है, हो सकता है कि 4 औरतें हो। तो मैंने क्या किया? 9 में से 4 औरतों को चूज कर लिया गया। कमेटी कितने लोगों की बनानी थी? 8 लोगों की। तो अब मर्द कितने चूज होंगे इसमें से? 4। तो 11 में से 4 मर्दों को चूज कर लिया गया। अच्छा, अभी तो मैंने पहला केस 5 औरतें, दूसरा केस 4 औरतें। अगला केस क्या हो जाएगा? 3 औरतें। 9 में से 3 औरतों को चूज कर लिया। कमेटी कितने लोगों की बनानी है? 8 लोगों की। तो मर्द कितने थे? 11। 11 में से 5 मर्दों को चूज कर लिया गया। फाइन। अच्छा, हो सकता है कि 3 औरतों को भी चूज ना किया गया हो, बल्कि 2 औरतों को चूज किया गया हो। तो 9 में से 2 औरतों को चूज कर लिया। कमेटी कितने लोगों की बनानी है? 8 लोगों की। अगर 2 औरतें हैं तो मर्द कितने रह जाएंगे? अब 6। कितने मर्द थे? 11। 11 में से 6 मर्दों को चूज कर लिया गया। हो सकता है कि सिर्फ एक औरत को चूज किया गया हो। तो 9 में से एक औरत को चूज कर लिया गया। कमेटी बनानी थी 8 लोगों की, पीछे कितने रह गए? 7 लोग। वो 7 के 7 मर्द हो जाएंगे। एक केस ये वाला होगा। मैंने क्या बताया था आपको? एट मोस्ट बताया मैक्सिमम। हो सकता है कोई भी औरत का हो, ऐसा हो नहीं सकता वैसे, लेकिन सवाल के मुताबिक ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी औरत ना हो। तो 9 में से कोई औरत चूज नहीं की गई। कमेटी बनानी थी 8 लोगों की। 11 में से 8 के 8 मर्द चूज कर लिए गए। तो यहां पर कुल मिलाकर 6 केसेस बनते हैं। 5 औरतें, 4 औरतें, 3 औरतें, 2 औरतें, एक औरत, कोई भी औरत नहीं। और बीच में लगेगा और, क्योंकि ये डिफरेंट केसेस हैं। हो सकता है कि ये वाला केस हो, या 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 ये वाला केस। तो आप इन सबकी कैलकुलेशन करेंगे, यू विल गेट 120780। Right, moving forward toward the next question. Sorry, next part. नेक्स्ट पार्ट में बोलते हैं एटलीस्ट 5 वुमेन। अब सवाल उल्टा हो गया। कम से कम 5 औरतें होनी चाहिए। तो है कितनी टोटल मेरे पास? 9 औरतें हैं, और कमेटी कितनी की बनानी है? 8 की। अब देखिए केस क्या बनेगा। बहुत आसान सी बात है कि कम से कम 5 औरतें होनी चाहिए। तो भाई देखिए, यहाँ मैंने 5 औरतें चूज करी हैं। मर्द कितने रह गए पीछे? 3। 11 में से 3 मर्द चूज कर लिए। ठीक है। कम से कम 5 थी ना, हो सकता है 6 हो सकता है 7 हो सकता है 8 हो। और एक केस और भी तो था कि मैं नौ औरतें चूज कर लेता, लेकिन भाई मसला ये है कि कमेटी बनानी 8 लोगों की है, 9 लोगों की नहीं बनानी है। ठीक है ना, वो केस पॉसिबल था, लेकिन मेरी कमेटी ही 8 लोगों की बननी है। तो जितनी वैकेंसीज रह जाएंगी उन पे बेचारे मर्दों को जगह मिल जाएगी। यहाँ पर 5 मर्द औरतें चूज कर ली गई थी, 3 मर्द रह गए थे। तो टोटल मर्द कितने थे? 11। 11 में से 3 मर्दों को चूज किया जाएगा। यहाँ पर 6 वैकेंसीज औरतों ने फिल कर ली थी, पीछे रह गई थी 2। तो 11 में से 2 मर्द चूज हो जाएंगे। यहाँ पर 7 वैकेंसीज औरतों ने ले ली थी, और यहाँ पर एक मर्द रह जाएगा बेचारा। यहाँ पर 8 की 8 वैकेंसीज खवातीन ने फिल कर दी थी। मर्दों के पास कोई वैकेंसी नहीं बची, हमेशा की तरह। ठीक है जी। इस सवाल में बोला जाएगा, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वेश्चन टेक इन 5 एट अ टाइम। अब आप ये देख लीजिए कि क्वेश्चन में कितने करेक्टर शामिल हैं। सो आई गेस 8 करेक्टर्स आर देयर, और हमें चूज कितने करने एक वक्त में? 5। 8C5। सॉल्व कीजिए, यू विल गेट आंसर एज 56। Last question of today's lecture is, how many words can be formed by 3 vowels and 4 consonants out of 5 vowel and 7 consonants? बहुत आसान सी बात है। अब आप गौर कर लीजिए, ये मैं बोलता हूं कि मेरे पास वॉवेल्स हैं, ये मेरे पास कॉन्सोनेंट का केस है। वॉवेल्स कितने हैं मेरे पास? 5। कितने चूज करने मैंने? 3। तो ये हो जाएगा 5C3। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं मेरे पास? 7। चूज कितने करने हैं मैंने? 4। इनको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक चीज बाकी रह जाएगी। देखिए, अभी इसके अंदर ये सीक्वेंस तो नहीं दिया हुआ कि कौन सा वॉवेल पहले आएगा, कौन सा कॉन्स्टेंट बाद में आएगा। मेरे पास टोटल कितने करेक्टर्स थे? 7। आई नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 7 फैक्टोरियल। क्यों?
पहली पोजीशन के लिए कितने उम्मीदवार होंगे? 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है जी, इसीलिए मैंने इसको 7 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।